सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली का ये सफ़र बड़ा पुरलुत्फ हो गया है। इस सफ़र में आए दिन नित नए लतीफ़े सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा है, वरना महंगाई ने तो भुरका सी निकाल दिया है। अगर लतीफ़े ना हो तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी हो जाएगी। आवाम के लिए ये सहूलत फ़राहम करने पर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब का बहुत मशकूर हूँ। अब उनके ताउन से कौम जो है वो लैपटॉप की लाइन से निकल कर बाकायदा सैलानी लंगर के कतार में खड़ी हो गई है। शुक्रिया तब्दीली। मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म की दूर अंदेश निगाहें अब नई मनाजिल की तस्खीर के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की फोरसाइटनेस को सलाम। 2 रोज़ पहले टेलीविज़न देख रहा था तो अपने तौर पर बड़े काम की बात थी वो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहायत फजूल सी हरकत लगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खिताब हो रहा था, वज़ीर-ए-आज़म साहब खिताब फरमा रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हमने तमाम पेट्रोल स्टेशंस के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और तमाम पेट्रोल स्टेशंस को, पेट्रोल कंपनीज़ को ये हिदायत जारी कर दी गई कि जी अपने वॉशरूम्स को, अपने बैतुल खलाओं को साफ़ रखा जाए। इसका मतलब है कि तब्दीली वाकई ज़हूर पजीर हो ही चुकी है। अगली मंजिल अल्लाह रहम करे, पता नहीं अब क्या होगा। लतीफ़ा गोई के इस शो में अपने तौर पर अपना हिस्सा डालते हुए मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने इरशाद फरमाया है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। ये मेरा ख्याल है अपने ज़ाती बिज़नेस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान से उठ करके मैं जिस पाकिस्तान में आया हूँ और जिस पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, वहाँ मुझे कम अज़ कम इस तरह की कोई हरकत ज़हूर पजीर होती हुई दिख नहीं रही। मुशीर ख़जाना मज़ीद फरमाते हैं कि नई मुलाजमतें निकलेंगी। लोग कह रहे हैं चमचे कड़चों की तरफ इशारा है इनका, वल्लाह आलम। अब जाहिर है कि जब लतीफ़े सुनाने का मुकाबला बाकायदा सरकारी तौर पर शुरू हो जाए तो शीरी मज़ारी साहिबा को कौन रोक सकता है? वो भी तो एक मंत्री हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर PTI हुकूमत की सुन्नत को आगे बढ़ाते हुए महविश हयात पर एक मरतबा फिर नज़र इनायत फरमाई है और उन्हें इंसानी हकूक़ का चैम्पियन यानी कि ब्रांड एम्बेसडर यानी कि एजाज़ी सफ़ीर बनाकर कौम को एक मरतबा फिर सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। महविश हयात ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सदारती तमगा हो तो महविश हयात को मिले, ब्रांड एम्बेसडरशिप हो तो महविश हयात को मिले। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हस्ती इस वक्त मौजूद है और वो है महविश हयात। पता करना पड़ेगा कि महविश हयात किसको सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी जानिब आज़ादी मार्च जो है वो हुकूमत के असाब पर सवार हो चुका है। हुकूमत लाख बहाने बनाए, लाख जवाब तराशे, लेकिन बहरहाल ऐसा है और मेरे पास इस बात के पूरे सबूत शवाहिद मौजूद हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प कॉलम सलीम साफ़ी साहब, मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार का पढ़ने के लिए मिला। सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। मौलाना आ रहे हैं, जी हाँ, मौलाना इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब कोई शक नहीं रहना चाहिए, मौलाना आने के लिए पूरी तरह यकसू हैं। ऐसा नहीं कि मौलाना को बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई, कोशिशें हुई और भरपूर हुई। उनको अच्छे भले पैकेजेस ऑफ़र किए गए, दोबारा सुनिए, उनको अच्छे भले पैकेजेस ऑफ़र किए गए, लेकिन वो ना माने। उससे काम न चला तो उन्हें धमकियां भी दी गईं, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो मज़ीद बिफर गए। वजूहात उसकी हैं कि मौलाना ये समझ रहे हैं कि जो लोग उन्हें मना रहे थे वो उनके साथ माजी करीब में कई बार धोखा कर चुके हैं। पता नहीं किसकी जानिब इशारा है, अल्लाह जाने।
मौलाना डट गए, कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत तो अपने घर जाएगी। ऐसा होता है या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ताहम इस हवाले से नून लीग ने एक बड़ा ऐलान सामने आ गया। नून लीग की जानिब से कायदे तहरीक नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर ऐलान कर डाला है मार्च का और धरने की हिमायत का। यह अलग बात कि शहबाज शरीफ साहब की कमर उन्हें कुछ सोचने की मोहलत भी नहीं दे पा रही। इसी दौरान में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा का एक बयान नज़र से गुजरा जिसमें वो फरमाती हैं कि शहबाज शरीफ पसे पर्दा मसालिहत के ख़्वाहां हैं। कुछ लोगों को और भी कुछ और ऐसे लोग भी हैं मेरे अलावा जिन्हें डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की इस बात में सदाकत दिखाई देती है। उन्हें यह लगता है कि ये मामला कमर का नहीं, ये मामला शायद अपनी बका का है, जब भी शहबाज शरीफ साहब कन्नी कतरा रहे हैं। ऐसा है या नहीं, ये भी हम अपने मेहमानों से जानेंगे। ताहम इस दौरान सबसे अच्छी और सबसे प्यारी और सबसे अजीब सी बात यह हुई है कि MQM और हुकूमती टीम में कराची के लिए तरक्याती पैकेज पर बाकायदा मुलाकात भी हुई है और इत्तेफाक भी कर लिया गया है। खबर बता रही है मुशीर ख़जाना से जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। मुलाकात में सिंध हुकूमत और कराची की सियासत पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत अगर कराची की तरक्की के लिए पैसे नहीं देगी तो वो वफाकी हुकूमत देगी और उस पैसे से MQM बहादुराबाद मरकज़ में सबसे पहले रंग रोगन कराने के बाद वहाँ का सोफ़ा तब्दील किया जाएगा। महाजिर जाएँ चूल्हे भाड़ में। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनाब राना अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर आफ्ताब सिद्दीकी साहब का रुख करूँगा। आफ्ताब साहब हुजूर वाला, ये मुझे बताइए सर, सियासत बड़ा संजीदा काम है। अब सियासत में भी अगर दिल लगी की जाने लगे तो फिर आदमी कहाँ जाए। मतलब वो कौम जो लाइन में लग करके लैपटॉप ले रही थी, आपने उसके हाथ में प्लेट पकड़ा करके और उसको लंगर में खड़ा कर दिया। क्या गारंटी है इस बात की कि अगले इलेक्शन तक आप उसे सिग्नल पे भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये हकीकत नहीं है कि सैलानी वेलफेयर कराची से लेके और KP तक वेलफेयर के काम करती है, लोगों को खाने भी खिलाती है। इसी तरह ईदी एम्बुलेंस को देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है, आजकल छिपा है। तो ये सारे वो इदारे हैं। इसी तरह पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी में सेकंड बिगेस्ट कंट्री है जहाँ पे जो है लोग बेइंतहा चैरिटी का काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, आप कह देंगे हॉस्पिटल बंद कर दें। इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट एड फाउंडेशन चल रहा है, SIUT चल रहा है, लाइफ फाउंडेशन चल रहे हैं। इसी तरह पंजाब में मुख्तलिफ हॉस्पिटल चल रहे हैं, चैरिटी पे चल रहे हैं और लोग डोनेशन देते हैं। ये एक सिम्बॉलिक चीज़ थी कि इनकरेज करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सैलानी जो काम कर रहा है उनके लिए, उनके अप्रिसिएशन के लिए वो वहाँ पे ज़रूर गए हैं। दूसरा, आपने सलीम साफ़ी साहब की बात की है। एक तो सलीम साफ़ी साहब वन साइडेड एंकर हैं। सर मैं बहुत ही जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, अगर हम अभी फ़िलहाल इस वक्त लंगर तक महदूद रहें तो मेरे ख्याल है गुफ्तगू में चाशनी भी पैदा होगी, ज़रा थोड़ा सा खेलने में भी मज़ा आएगा। आप एंकर आप जैसा कहेंगे वो मैं उस पर मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। राना अरशद साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइए, मुझे एतराज़ तो खैर लैपटॉप पर भी था, लेकिन मुझे एतराज़ करते हुए ये वहमो गुमान तक में ना था कि एक दिन यहाँ नौबत ये आएगी कि वक्त का वज़ीर आज़म कौरमे की प्लेट दे करके और लोगों को निकल जाएगा। सर कैसी लगी तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफिन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया, मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा, हमें लंगर खाने पे इतराज़ नहीं। सैलानी NGOs का अच्छा काम है, जैसे जस्ट लाइक ईदी ट्रस्ट है और बहुत से लोग अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन इशू ये है कि हमने यंगस्टर को, नौजवान को अपने पाँव पर खड़ा करके अपने ख़ानदान का कफ़ील या सरबरा बनाना है, उसको कौम की बागडोर देनी है, या हमने उसको खुदा न खास्ता किसी रोड पे एक लाइन में खड़ा कर देना है। मैं समझता हूँ कि उस NGOs के काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन काश प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ तक नौबत ना आने देते और इसकी इतनी पब्लिसिटी ना करते कि अच्छे काम बिल्कुल होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हमें हर जगह पे जाना होता है, लेकिन इशू ये है कि आज जब मैं मार रोड के ऊपर 9,000
कैंसर के मरीजों को देखता हूं जिनके हाथों में ऐसे प्ले कार्ड थे। और खान साहब क्योंकि कैंसर के मर्ज को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, हमें उस चीज़ का एहसास भी है, लेकिन उन मरीजों की मेडिसिन का बंद होना, मार रोड पे होना, ये एक सवालिया निशान है। आज आपके पंजाब में 6000 से ज़ायद डेंगू के मरीज पैदा हो चुके हैं और ओवरऑल 6000 से ज्यादा यहाँ पर, 5500 खैबर पख्तूनख्वा में, और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 25000 लोग जो हैं वो मौतो हयात की कशिश थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। डेंगू हमारा अगला सवाल होना चाहिए, डेंगू को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हुजूर वाला सर, राना अरशद साहब की इजाज़त के साथ मैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब से सवाल पूछने की जिसारत करना चाहता हूँ। हुजूर वाला, वज़ीर आज़म और जहाँ मेरी मालूमात हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वज़ीर आज़म और डिप्टी कमिश्नर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, वज़ीर आज़म और म्यूनिसिपल कमिश्नर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, वज़ीर आज़म और मेयर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। सर ये मुझे ये बताइएगा कि बैतुल खला साफ़ हैं या नहीं है पेट्रोल स्टेशन पर, इसका जिक्र फरमाकर कौम को दाद व तहसीन देने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, सैलानी वालों की अफीता काटने चले गए थे और वो शो स्टील करने के चक्कर में भंड हो गया, मैं समझ सकता हूँ, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मतलब बाकायदा लोग बैठे हैं और वो भी कोई कम लोग नहीं बैठे हैं, ज़ाहिर है मौज़िज़ अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली बैठे थे, उनसे खिताब करते हुए ये इतना नादिरशाही मंसूबा कि जी बैतुल खला साफ़ रखने के लिए टोल फ्री नंबर का इजरा हो रहा है और हुकूमत सफाई पर तवज्जो दे रही है, मतलब अब इस किस्म की हरकत की क्या ज़रूरत थी? नूर आरफिन, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त खान साहब ने बात की है, इस लिहाज से कि उनकी नज़र देखें कि किस लेवल तक है और कहाँ तक ये इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। आप कराची शहर में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। कराची शहर की मेट्रोपॉलिटन की सूरत हाल देखें, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब नॉर्थ नाज़ाबाद से या सुरजानी से कोई आदमी निकलता है और लांडरी जाता है या शहर में आता है, तो अगर उसको हाजत की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेगा? कोई टॉयलेट्स देखे आपने कहीं कराची शहर में? कहीं कोई टॉयलेट्स नहीं है। आज से 15 साल पहले CPLC ने, जमील यूसुफ साहब, हमने कुछ टॉयलेट बनाए थे मगर वो भी ख़त्म हो गए, और ये एक हमारा नेशनल इशू बना हुआ है। आप देहातों में जाएं, ट्रैवलिंग जब करें तो ये प्रॉब्लम है, अगर एक ये एड्रेस कर दिया तो लेकिन मैं तो सर, मैं आपकी हुकूमत को इस बात का बाकायदा क्रेडिट जाता है, मैं ऑन एयर इस बात को कह भी रहा हूँ, आपकी हुकूमत ने आवाम को इस एक परेशानी से तो कम अज़ कम निजात दी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बैतुल खला की ज़रूरत तो उस वक्त पड़ेगी जब खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए नौकरी का होना ज़रूरी है। नौकरी तो आप लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे इंसान पापड़ खाता है, जैसे इंसान बिस्किट खाता है। आप भी सर मतलब मुझे पता है ना मैं किस तरह से नौकरी कर रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये है सर कि नौकरियों के साथ ये जो कौमी खेल बना लिया गया है कि इसको बाकायदा इसके साथ फुटबॉल खेली जा रही है, लोगों को होल सेल में बेरोज़गार किया जा रहा है, बैतुल खला बनाने की तरफ देखें। ये तो आपका परसेप्शन है, जो पार्टी की पॉलिसी है या प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है वो ये है कि जिस हालत में हमें, जिस कंडीशन में हमें इकॉनमी मिली, क्या आप समझते हैं वो इकॉनमी सही थी? आपके पास 2 हफ्ते के रिजर्व रह गए थे, आपके पास करंट एयर डेफिसिट अलग था, ट्रेड डेफिसिट आपका अलग था, आपका डॉलर आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था एस्टेरॉइड्स के ऊपर। अगर हम चाहते तो इसी तरह अगर हम करते, साल 6 महीना गुजार देते, तो इस मुल्क का दिवालिया तो वैसे ही निकल गया था। राइट डिसीजन लिए मगर टफ डिसीजंस लिए गए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और तमाम, खाली हाफिज़ शेख साहब ने ये नहीं कहा, ये बाकी इंटरनेशनली भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिकेटर सब सही हैं, अब इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी आएगी हमारी राना अरशद साहब हुजूर, इसी लतीफ़े पर अगर आपसे मैं तबसरा करना चाहूँ, इंडिकेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि अब मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस हो चुकी है। सरकारी तौर पर कल बाकायदा तौर पर अखबार में छपी है, मैं अपने घर से नहीं बता रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये फरमाया है कि महंगाई का तूफान आ सकता है, ताहम 2 साल में हालात ठीक हो जाएंगे। ये अलग बात कि ये बताना वो भूल गए गवर्नर स्टेट बैंक के 2 साल में हम में से बहुत से इस ज़मीन पर उसका बोझ बढ़ाने के लिए नहीं रहेंगे। दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान 13 दर्जे की तनज़्ज़ुली के साथ 116वें नंबर पे आ गया है। ये इंडेक्स कौन घर में बना रहा है या ये खबरें मैं घर पे छाप रहा हूं? नूरुल आरफी साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि काश शेख हफीज साहब ने कुछ अचीवमेंट्स कौम को दी होती, लेकिन हाँ उनके पास तजर्बा तो है कि वो काफली के दौर में भी इसी ओहदे पर रहे, फिर जरदाई साहब के दौर में भी तकरीबन 3.5 साल रहे। काश जो 31 मई 2018 को पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था, उसके करीब करीब आते, वो
5.8 से होता होता 3 तक गया और अब अफसोस के साथ 2.3 या 4 है, जो इंतहाई अफसोसनाक हद तक गिर चुका है। आपके कराची में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स जो थे वो 54,000 तक थे, वो 28,000 तक चले गए। सोना जो 51,000 फी तोला था वो 92,000 फी तोला हो गया। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शेख हफीज साहब आप काम करें। ये बात तो मियां शबाशी साहब ने 2 माह पहले कौमी असम्बली के इजलास में भी की थी कि हम हुकूमत के साथ माशियत पर बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं ताकि कौम को फैसिलिटेट कर सके। और हमारा मजाक उड़ाया गया कि ये NRO साहब मांगते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शेख हफीज साहब कौम से मजाक कर रहे थे। मेडिसिन जो खुद खान साहब ने फरमाया था कि विद इन 72 आवर्स पुराने रेट बहाल होंगे, तो मेरे लाहौर और पंजाब में तो 250 से 300% कीमतें बढ़ी हैं और 4 दिन पहले फिर 7% कीमतें महंगी हुई हैं। नूरुल आरफी साहब मैं अर्ज करूंगा कि जब इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें कम होती हैं पेट्रोलियम की तो उसी लिहाज से कहा जाता था, लेकिन इस दफ़ा जब ओगरा ने समरी भेजी और मिनिस्ट्री ने उसको रिकमेंड किया तो मोहतरम बादशाह सलामत ने फरमान जारी किया कि नहीं, मैं इसको 3.25 रुपये सस्ता नहीं करूंगा, इसी रेट पे दूंगा। मैं समझता हूं कि खान साहब को चाहिए कि मेहरबानी फरमाएं, जबकि सऊदी अरब से 1 जुलाई से पेट्रोल जो है वो आधार पर 3 साल के बाद उसको पे करना है, वो मिल रहा है। और इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सुई गैस जो है वो 343% महंगी हुई। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, पहले हुकूमत से वजाहत ले ली जाए। जी हुजूर, इससे पहले कि आप वजाहत दें, पहले एक छोटा सा सवाल मेरा भी ज़िमनी इसमें ऐड कर लीजिए। दवाओं की कीमतों में महज 7% इजाफे का तोहफा दिया गया है। चुपके से एक मरतबा फिर 2.25 रुपये बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। शुक्रिया तब्दीली। अच्छा, जिस वक्त नून लीग गई और जब आई थी सर्कुलर डेट क्या था, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गई। नून लीग की जब गवर्नमेंट गई है तो 1300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। पहली दफ़ा सुई गैस जो है हमारी वो लॉस में गई है। 54 अरब रुपए का लॉस था जिस वक्त हम आए। इलेक्ट्रिसिटी का पावर का 817 अरब रुपए का लॉस था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 417 अरब रुपए के लॉस में थी। जब ये लॉसेस होंगे तो आप क्या करेंगे? या तो आप सब्सिडी देते जाएं, क्योंकि ये लास्ट ईयर जब इनका था इलेक्शन ईयर, उस वक्त इन्होंने दबा के सब्सिडी दी, डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया। या तो ये लॉसेस बर्दाश्त कर लें, सर्कुलर डेट बर्दाश्त कर लें और मज़ीद सब्सिडी दे दें। आप मेट्रो बनाते हैं, बेहतरीन चीज़ आपने बनाई है। क्या हुआ कि 200 अरब के मेट्रो के ऊपर 20 रुपये का टिकट, 80 रुपये की सब्सिडी। हर चीज़ पे अगर आप सब्सिडी देंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? इस मुल्क का जो रेवेन्यू है 3.8 ट्रिलियन लास्ट ईयर का था, जो 3.6 से 3.8 हुआ। और इस दफ़ा हमने कहा है कि 5.5 ट्रिलियन का हम कोशिश करेंगे रेवेन्यू का। इस रेवेन्यू का 60% NFC अवार्ड के तहत सूबों को चले जाता है। 40% में डेट सर्विसिंग भी है, एक्सपेंडिचर भी है, डिफेंस भी है और डेवलपमेंट बजट भी। और 3.2 ट्रिलियन के साथ हमने ये लॉस का बजट शुरू किया है। और अगर रेवेन्यू 5.5 ट्रिलियन नहीं होता, अरफिन साहब आप बड़ा माशाल्लाह समझदार आदमी है, तो ये और लॉस बढ़ जाएगा। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? अच्छा, दूसरा, इस साल हमने $10.5 बिलियन पे बैक किए। ये हमने तो नहीं लिए थे, हमने लेके फिर वापस किए। ये साइकिल ऐसी इसमें विषय उसमें फंस गए हैं कि इसके लिए ब्रेक इवन जो मैं समझता हूँ, मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की है, अगर पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है 12 ट्रिलियन का जब तक नहीं होता है तो ब्रेक इवन नहीं हो पाएगा। हमारा यही सिलसिला रहेगा। इसलिए कि हमने जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब गए उस वक्त 43 बिलियन का डेट था हमारा इंटरनेशनल, जो अब 95 गया और हमने जो अभी लिया तो 100+ ये हो चुका है। ये फैक्ट्स हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 1.5 अरब का सिर्फ ऐड हुआ था। ये सारी सिविलियन दौर में ये डेट हमारे बढ़े हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल, लोकल डेट भी। तो ये महंगाइयाँ तो देखें एक इसी की वजूहात से हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट के लिए सबसे आसानी क्या है कि वो अगर पॉपुलर डिसीजन ले ले तो बहुत आप सारे मिलकर तारीफ कर रहे होंगे, हम भी कंफर्टेबल होंगे। वजह है सर जी, राइट डिसीजन बट टफ डिसीजन है। उसकी वजह है हुजूर वाला, उसकी वजह है आपने अवाम को जो ख्वाब दिखाए थे ना
अपोजिशन। सर 5 साल हमारे मुकम्मल नहीं हुए, हमें मैंडेट 5 साल का मिला है सर, 5 साल का मैंडेट जो भारी पड़ा 5 साल की बात नहीं 5 साल का मैंडेट मिला है। बस ये कोड बचा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं, ये तो ऐसा जी, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी देख रहा हूँ सर, माशाल्लाह आपके यहाँ हुकूमतें ही बिजनेस में कामयाब होती हैं, हम जैसे लोग थोड़ी। सर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, अब से 5 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, तब से मैं यही लाल गुलाबी बातें देखता हूँ। जिस वक्त रावी एक कॉरपोरेट मैनेजर था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ की मौजूदगी में एक बड़े से ठंडे कमरे में बैठ करके वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भुगतता था, उस वक्त भी यही सारी बातें थी जो मैं आप जिन्नाती से फिगर्स जो मुझे दे रहे थे और मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। अब नोट कर लिए, आपका प्रोग्राम है, आप कल को मुझे दिखा सकते हैं। जी, ये फिगर्स उस वक्त भी थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, आगे पीछे होगा सर, हाँ 100-200 बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। आवाम की हालत उस वक्त भी दिगरगूं थी, आवाम की हालत आज भी दिगरगूं है। मैं एक जनरल नॉलेज का बुनियादी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज़ किसी टेक्निकलिटी में मत उलझाइएगा। जब आप कंटेनर पे खड़े होकर के हुकूमत वक्त को चेतावनी दे रहे थे, ललकार रहे थे, तब आपने टेक्निकल गुफ्तगू नहीं की थी, आपने बिल्कुल बिटवीन द लाइन कहा था कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो हुक्मरान चोर है, ऐसा कहा था। डॉलर की कीमत आपके आते ही शूट कर गई। सर एक सेकंड, मुझे नज़ला हुआ, मिसाल के तौर पे किसी एक आदमी को नज़ला हो गया, वो एक मोहल्ले के डॉक्टर के पास चला गया, उस डॉक्टर ने उसका इलाज इतना अच्छा किया कि उसको कैंसर हो गया, और उसके बाद डॉक्टर ने उसको ये बताया कि मियाँ ऐसा है कि वो रहे इजराइल, तुम्हारा इलाज पिछले वालों ने गलत किया था, मैंने तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त इलाज करके इजराइल तक मुलाकात करा दी, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर उस डॉक्टर के साथ क्या किया जाए? मैं जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं, ये लफ्ज़ी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह बेहतरीन लफ्ज़ी है, और मैं आपको मालूम बहुत मुतक़िद भी हूँ आपकी इस लफ्ज़ी का। देखिए एक सेकंड, मैं राना साहब एक सेकंड प्लीज़ मुझे इसका जवाब दें। देखिए डॉलर जो है, जो मार्केट में इसको डिटरमिन करती है, प्लस माइनस क्या डॉलर होना है, ओपन होती है मार्केट, जो डिमांड होती है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है 37 बिलियन का था, ठीक है, रेमिटेंसेस आते हैं, उसके बाद जो करंट ईयर डेफिसिट 19 बिलियन डॉलर। अब ये 19 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉलर तो प्रिंट नहीं कर सकती, कहाँ से लाएगी? ये जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो ये मार्केट कंट्रोल करती है। इन्होंने आर्टिफिशियली किया, जो जुल्म किया नून लीग ने, वो ये कि रिज़र्व जो थे हमारे, जो 15 अरब के थे, वो 7.5 अरब पे जब हम आए तो 7.5 अरब पे, अब 15 अरब पे माशा अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि अगर आपके पास रिजर्व नहीं, आज आप वॉर में चले जाएँ, क्या होगा? आप ना पेट्रोल ऑयल ख़रीद सकते हैं, ना आप कुछ और ख़रीद सकते हैं। 7 अरब डॉलर कुछ नहीं होते। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बात तो ठीक कर रहे हैं राना अरशद साहब, हुजूर वाला, मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक सवाल यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हम वॉर लाइक सिचुएशन से तो दो चार हैं ही, अगर खुदा न खास्ता एक्सटर्नली कोई थ्रेट आता है, क्योंकि अभी इंटरनल थ्रेट से हम निबार्द आजमाएं, अभी हमें अपोजिशन को खुड्डे लाइन लगाना है, अभी हमें नवाज शरीफ की थोड़ी चित्रौल करनी है, अभी आसिफ जरदारी की थोड़ी सी मालिश का इंतजाम करना है, इसके अलावा चाहे सिराज दुर्रानी हमारी बला से उसके घर वाले भाग जाएं, वो कोई मसला नहीं है, जमहूरियत क्योंकि वहाँ भुट्टो जिंदा है। तो ये मुझे ज़रा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा कि पहले हम इंटरनल थ्रेट से निपटे, तब जाकर के एक्सटर्नली हम सोच पाएंगे ना कुछ। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो राना अरशद साहब से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले वो सवाल जो मैं इस वक्त भूल चुका हूँ, यकसर भूल चुका हूँ, अगर आप उसका मुख्तसर जवाब इनायत करना चाहें तो कीजिए, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल दाग देता हूँ। नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जो इमरान खान साहब दावे करते थे और जो मुराद सही साहब फरमान जारी करते थे कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे, और उसके बाद जो कंटेनर पर खान साहब ने फरमान जारी करते थे कि पैसा बैंक में नहीं भेजना, हुंडी के ज़रिए भेजना है, और उसके बाद बिजली के बिल जमा नहीं करवाने, उसका रिजल्ट ये निकला है कि खान साहब की वो आदत अभी तक ख़त्म नहीं होती। 2 दफ़ा गए हैं अमेरिका, वापस आते हैं तो रात को नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात को कहते हैं कि जी रैली लाएं, लोगों को लाएं, मैंने खिताब देना है। जिस तरह वहाँ पर होता है, मैं समझता हूँ कि वो एज ए चेयरमैन पीटीआई जो मर्जी फरमाएं, लेकिन जब वो हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हुए अभी तक,
तो फिर तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रोल प्ले करना चाहिए। इंटरनल तौर पर अगर वीकनेस हुई है तो वो खान साहब के जो नालायक टीम है उसकी वजह से हुई है। जो एक हफ्ता पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा था कि कश्मीर के इशू पर हम हुकूमत के साथ हैं, हम अदारों के साथ हैं, लेकिन खान साहब पूरा हफ्ता न्यूयॉर्क में गुजार के आए और असम्बली में तशरीफ नहीं लाए, कौम को इत्मीनान में नहीं लिया, पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया। यही करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ लो नहीं छोड़ना, राना सनाउल्लाह को पकड़ लो नहीं छोड़ना, और फिर मियां नवाज शरीफ अगर कैद काट रहे हैं तो जेल में भी बर्दाश्त नहीं होते, कहते हैं फिर नैब को दे दो। भाई मेरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी जेआईटी बनी नवाज शरीफ के खिलाफ, सजा भुगत रहे हैं, इसके बावजूद हमने गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। आज जो बिजनेस प्रेशर, मैं समझता हूँ कि ये एक हद है। मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो गए सऊदी अरब में तो कुछ मिला, वो गए यूएई में तो हमें कुछ मिला, वो चाइना गए जो हमें कुछ मिला, और जो कराची में बैठकर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात किए हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन ये हुकूमत की नाकामी। चले ठीक है, हुकूमत की इसी नाकामी के वाज़े वाशगाफ ऐलान के साथ, इसी फतवे के साथ हम जरा मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ऑन लाइटर नोट। आफ्ताब साहब, सर ये हुकूमत महविश हयात पर इतनी मेहरबान है कि अब मेरा भी दिल चाहने लगा है कि मैं अपना नाम बदल के महविश हयात रख लूँ। चक्कर क्या है, महविश हयात किसको इतनी पसंद है? सदारती अवार्ड मिलता है तो वो भी उनको मिलता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाते तो हम मर गए क्या? मतलब क्या है ये, चाचे मामू को नवाजने की? सदारती अवार्ड जो होता है वो डिसाइड होता है 1 साल पहले, और उसके बाद 23 मार्च को वो अवार्ड दिया जाता है। दे दिया तो पिछले साल तो हमारी उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी जब ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। और ये ज़रूर है कि 23 मार्च को हमने राना अरशद साहब, ये बल्ली भी आपके गले में आ गई कि महविश हयात को सदारती जो तमगा मिला है वो भी आपकी वजह से मिला है। क्या ये हकीकत नहीं है क्या? ये सबके साथ ऐसे ही होता है ना, अनाउंस हो जाता है कुछ और। चले देखें, थोड़ा सा राना अरशद साहब, अब ये इस मामले में मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, हम सब रिस्पॉन्सिबल बैठ। देखिए ये तो श्री मज़ारी साहिबा ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे ही सुना है, मैंने आज टीवी नहीं देखा, मैं सुबह साथ बिजी था, तो बेहतर है कि वो। चले अब हम जरा थोड़ा सा सीरियसनेस का मुजाहरा करते हुए आज़ादी मार्च की तरफ आ जाते हैं। क्यों इतना बौखलाई हुई हुकूमत? 120 दिन धरना दिया, चक्का जाम कर दिया, मईशत रोक दी, चाइना के प्रेसिडेंट को आने नहीं दिया, बहुत कुछ किया, पार्लियामेंट पे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर कपड़े सुखाए गए, दुनिया ने देखा। और भी बहुत कुछ दुनिया देख सकती है अगर दुनिया यूट्यूब से रुजू करे तो, वो जो यहाँ नेशनल मीडिया पे बैठ के नहीं बोला जा सकता। धरने की इब्तिदा करने वाले, और इतना ख़तरनाक धरने की इब्तिदा करने वाले, पाकिस्तान की साबिक ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन पार्टी जो बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह चल रही थी, हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। अब जब खुद की अपोजिशन हो रही है तो बिल्कुल इतने ठेस ना लग जाए कहीं मेरे आप गीने को, वही सिलसिला चल रहा है, क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त फ़ख्र की बात थी हम सब के लिए कि एक ऐसे इशू के ऊपर कि हम ये कहते थे कि 4 हल्के खोल दीजिए। 1 साल के बाद हमने इसके ऊपर शोर करना शुरू किया, और 4 हल्कों के साथ पनामा लीग थी जो शुरू हो गई थी। हम तो उस वक्त नहीं थे। 4 हल्के खोल लेते ही नौबत ही नहीं आती, और 120 दिन का धरना दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है जितना डिसिप्लिन तरीके से। एक दूसरा ये कि ये जो आज़ादी मार्च है, ये इसको तो ज़िंदा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने किया हुआ है। आप सारे लोग ही तो उस धरने को किसने जिंदा किया? वो इशू पे था, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि आज़ादी मार्च किस चीज़ से आज़ादी? क्या पाकिस्तान से आज़ादी? नहीं, आपने आज़ादी मार्च करना है तो मकबूजा कश्मीर के लिए आज़ादी के लिए मार्च कीजिए। आज़ादी मार्च करना है तो कराची में जो सूरत हाल है, जो सड़कें टूटी, सीवरेज ख़राब है, हमारा पानी नहीं है, गुर्बत, इसके ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च करते। अगर आज़ादी मार्च करना है तो लाड़काना के उन गरीबों के लिए करते हैं जो रोज़ मर रहे हैं, आपके टीवी पे हम देख रहे हैं। शिकारपुर के उस बच्चे के लिए मरते हैं जिसको कुत्ते ने काटा है। सिंध के में जो सिंध गवर्नमेंट ने जो हालत ख़राब की, उसके लिए आज़ादी मार्च करते हैं, तो समझ में भी आता है। फजल रहमान साहब एक नाकाम आदमी है। इन्होंने चेयरमैन रहे हमेशा, जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? आप सदर बनना चाहते थे, आप नाकाम हो गए। आपने अपने बेटे को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते, बस 30 सेकंड लूँगा, आप नाकाम हो गए। आपने सादिक संजरानी साहब को हटाने की कोशिश की, आप नाकाम हो गए। असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ा देने की कोशिश की, आप नाकाम हो गए। और इंशाअल्लाह अब ये धरना क्या, अभी तो ये नहीं पता चल रहा ये मार्च है, धरना है, नून लीग क्या चाह रही है, पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, दो ग्रुप इनमें बने हुए हैं। दिलचस्प बात ये, राना अरशद साहब के इस वक्त हुकूमत भी कंफ्यूज है,
धरना देने का ऐलान करने वाले भी कंफ्यूज हैं, आज़ादी मार्च का नाम देने वाले भी कंफ्यूज हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कंफ्यूज हैं ही, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर भी चुकी। नवाज शरीफ का आज ये ऐलान, क्योंकि नवाज शरीफ कुछ भी है लेकिन बहरहाल नून लीग नवाज शरीफ की है। हुजूर वाला नवाज शरीफ का ये वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान कर देना कि हम आज़ादी मार्च और धरने के साथ हैं, एक तरफ पॉलिटिकल विजडम या पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन का, मैं आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, बबांगे दोहल कह रहा हूँ, और मैं वाकई अपने इस जुमले पर इसको बाकायदा ओन करता हूँ। मैंने पहली दफ़ा जब से मैंने होश संभाला है, मैंने पहली दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को इतना डिटर्मिन्ड देखा है किसी एक इशू के ऊपर, गो कि उसकी कीमत भी उनको अंदाज़ा होगा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब को, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, पूरी पीपल्स पार्टी को उन्होंने खिफत में मुब्तला कर दिया है अपनी उस एक स्टांस से जिसका मुजाहरा कौम ने अभी देखा। नवाज शरीफ साहब का उनका हम ख्याल बन जाना हुकूमत के लिए किस हद तक खतरे का बायस बनता देख रहे हैं आप? नूरुल आरिफीन साहब, मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि जो दिन रात हुकूमत डिलीवर ना कर सकने का ही एजेंडे पर अमल पैरा थे, आज खान साहब से लेकर तमाम वुज़रा जो हैं वो इंतहाई परेशानी और घबराहट का नमूना पेश कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू, ये जो पीआईडी है, ये सरकार का दफ्तर, सरकार के पैसे, टैक्सेस के पैसे, जो डेली 2 दर्जन वुज़रा जो हैं जितना ये खिताब करते हैं, खुतबा देते हैं, का ये महकमों को सही करने के लिए डिलीवर करते तो ये डेंगू भी कंट्रोल हो जाता, ये पोलियो भी कंट्रोल हो जाता, और 50 रुपए से 85 रुपए ना चीनी होती, और ना ही 70 रुपए से 115 रुपए पेट्रोल होता, और ना ही डॉलर 165 रुपए तक जाता, और कराची की सफाई भी हो जाती। छोड़े पंजाब में क्या हुआ, लेकिन कराची में तो जनाब राना अरशद साहब, हुजूर वाला, मैं बहुत माजरत हूं, आपसे मुल्तमिस हूं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है, मैंने 1.5 मिनट पहले जो है वो शो को वाइंड अप करना है। नाजरीन, कल का शो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। कल मुल्क के मारूफ नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे, मौजूद होंगे। ये इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक धमाकेदार धुआंधार किस्म का। उस इंटरव्यू में क्या खास बातें हसन निसार साहब ने की हैं, पहले वो ज़रा देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ और दोबारा फिर हम वाइंड अप करेंगे। तब्दीली का ये सफ़र जो हमने बड़ी मन्नतों, मुरादों और चाहतों से शुरू किया था, बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था, ये मुर्गियों और कट्टे से होता हुआ अब फाइनली सैलानी लंगर खाने पर आकर के रुक गया है। सर, अगली मंजिल इसकी कहाँ होगी, कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं हम? आपने तो प्रोग्राम का आगाज़ ही मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क के किया है जिसके लिए मैं बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी यादी होता जा रहा हूँ इस तरह के ना तानों का। सर, मेरे सामने एक बयान है वसीम अकरम प्लस, जिन पर तोहमत लगाई इमरान खान साहब ने, हालांकि वो मालगाड़ी भी नहीं है। गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है। नहीं सर, ये बात चैलेंजेबल है, इसलिए कि जिन लोगों को उनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट औकात से ज़्यादा मिल गया है, जो संतरी बनने के लायक नहीं थे वो मंत्री बन गए, वो भी अपनी कुछ मामलात से आगे बढ़ गए हैं। ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि पंजाब से पता नहीं किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है एक बंदे की? गरीब है, पसमानदा है, वो भाई वो तो पूरा सूबा पड़ा है। खान साहब ने बबांगे दोहल कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि आपको कंटेनर चाहिए तो मैं कंटेनर भी दूंगा, खाने भी हम आपको खिलवाएंगे। सर, बिलावल साहब का मशवरा तो फिर टाइमली है कि अब इमरान खान साहब बिरयानी बनवाने की तैयारी करें। मार्च से पहले ये मार्च कामयाब हो चुका है। ये स्टेट ऑफ पैनिक, टांगे इनकी कांप रही हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान गरीबों का एक ऐसा मसीहा था जो कहीं मुल्क के किसी हिस्से में किसी गरीब को कोई चोट लग जाए तो फौरन कैमरा, DSNG और मीडिया लेकर के वहां पहुंच करके और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ देता था। हुकूमत मिली, दिन बदले, खान साहब वजीर आजम बन गए और उसके बाद जो हुआ वो तारीख में कभी नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से मुताद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं, मुताद्दिद लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन वजीर आजम से, वजीर आजम हाउस से एक सतरी प्रेस रिलीज भी जारी नहीं हुई। ये अपनी नहीं कुछ और लोगों की आंखों से देख रहे होते हैं, अपने नहीं कुछ और लोगों के कानों से सुन रहे होते हैं। तो इमरान का और अवाम का फासला वो बहुत ज़्यादा
नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है, और इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स सर, 30 सेकंड्स। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे कहूँ, या 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है हमको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत, जल्दी से। सर, खान साहब का राब्ता आवाम के साथ है। वो कैसे? हम MNAs हैं, हम आवाम में रहते हैं और खान साहब के साथ रहते हैं। खान साहब इसको निकल के जलसे तो नहीं कर सकते, ये तरीक़ेकार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI के सारे MNAs अपनी आवाम के दौरान मौजूद हैं। नाजरीन, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जो जारी फरमाई कि हम MNAs हैं, हम आवाम में रहते हैं, इसका मतलब है कि मैं फिर चांद सितारों में रहता हूं। मैं फिर मरीख से ये इंटरव्यू करने आया हूं और अब दोबारा प्लूटो की जानिब निकल जाऊंगा। मुझे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए शो को इख्तिताम करते हैं। शो का राना अरशद साहब इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा आपको ज़हमत। मेरे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब, राना अरशद साहब मौजूद थे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने जानते बूझते भी मेरे प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क खतरा मोल लिया। इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।